नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज है 19 अक्टूबर 2022। आज हम लोग देखेंगे कि हमारी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। सत्र को शुरू करने से पहले आपके लिए दो महत्वपूर्ण सूचनाएं। सबसे पहला, जैसा कि आपको पता है, बायजूस आईएएस हिंदी की तरफ से आपके लिए हर सप्ताह साप्ताहिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो सत्र है वो आयोजित करा जाता है। तो आज ये सत्र रात्रि 8 बजे स्टार्ट होगा, तो इस क्लास को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण सूचना, जो आज की बड़ी खबर की सीरीज थी, ये दोबारा से बायजूस आईएएस के द्वारा आपके लिए स्टार्ट करी गई है। तो ये प्रतिदिन दोपहर को 2 बजे आपके लिए प्रसारित करी जाती है, तो इसको भी जरूर से जरूर देखिएगा। चलिए अब सत्र को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, वैश्विक हथियारों के आयात और निर्यात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन, भारत वर्ष 2017 से 2021 तक हथियारों का सबसे बड़ा आयातक रहा है। कुल वैश्विक हथियारों के आयात में भारत की हिस्सेदारी 25% से ज्यादा है। वर्ष 2017 से 21 की अवधि में रूस सबसे बड़ा वैश्विक हथियार निर्यातक था। ये आपके सामने कथन दे रखे हैं, वीडियो को पॉज करके इनको सॉल्व करिए। मैं आपको बताता हूं ये संदर्भ में क्यों आया। जैसा कि आपको पता है सिप्री के बारे में, चलिए कमेंट करके मेरे को बताइए सिप्री का हेडक्वार्टर कहां पर है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो सिप्री संस्था ने एक रिपोर्ट निकाली है। वो उस रिपोर्ट में इन्होंने अध्ययन करा है 2017 से 2021 तक के बीच का। यहां पर उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निकाले हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। वो मैं आपको इसका एक समराइज वर्जन आपको बता देता हूं। सबसे पहला इन्होंने बताया कि जो इंडिया है उसने सबसे ज्यादा हथियार खरीदे हैं इन 4 सालों में। हमने अगर बात करी जाए कि किससे सबसे ज्यादा हथियार खरीदे हैं, तो उसमें है रूस सबसे नंबर 1 पे, फिर दूसरे नंबर पे है फ्रांस और तीसरे नंबर पर है यूएसए। तो इस चीज को भी याद रखिएगा। दूसरा, इसी अवधि के दौरान जितने भी देशों ने विश्व में जितना भी हथियारों का खरीद फरोख्त हुई है, उसमें इंडिया का जो परसेंटेज है वो 11% है। यानी कि 11% की खरीदारी पूरे विश्व में इंडिया ने करी है। तीसरा इंपॉर्टेंट यहां पर चीज याद रखिएगा कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा हथियार सप्लाई किसने करी है, हथियार बेचे किसने हैं, तो वो है यूएसए। सबसे पहले नंबर पर हथियार निर्यातक रहा है, दूसरे नंबर पर रूस, तीसरे नंबर पर फ्रांस, चौथे पर चाइना और पांचवें पर जर्मनी। यह क्रम याद रखिएगा। चलिए वापस अपने प्रश्न पे जाते हैं। सबसे पहला कथन है 2017 से 21 तक भारत हथियारों का सबसे बड़ा आयातक रहा है, तो एकदम सही है ये। कुल वैश्विक हथियारों के आयात में भारत की हिस्सेदारी 25% है, गलत। ये 11% है केवल। 2017 से 21 में रूस सबसे बड़ा निर्यातक है, ये भी गलत। यूएसए सबसे बड़ा निर्यातक है। मैंने अभी आपको बताया यूएसए नंबर 1 पर है, सेकंड पे रूस, थर्ड पे फ्रांस, चौथे पे चाइना और पांचवें पे जर्मनी। इस हिसाब से यहां पर हमारा केवल एक कथन सही है और वो कथन है पहला, तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इंटरफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स GAIA, ये एक अंतरिक्ष यान के संदर्भ में आपके पास ये दो कथन है। कौन सा कथन सही है इसका पता लगाना है। यह नासा की अंतरिक्ष वेधशाला है। मिशन का उद्देश्य अन्य चीजों के साथ सितारे, ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह सहित हमारी आकाश गंगा के अब तक के सबसे बड़े और सटीक 3D मानचित्र, त्रिआयामी मानचित्र का निर्माण करना है। आज ही के द हिंदू में एक आर्टिकल आया था, तो उसमें इस प्रश्न के बारे में चर्चा करी गई है। इस आर्टिकल में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताता हूं। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी तारा होता है तो अपनी उसकी एक लाइफ साइकिल होती है, उसका एक जीवन चक्र होता है। तो इसकी शुरुआत कहां से होती है आपको पता होना चाहिए, नेबुला से। नेबुला का मतलब कहां है, कहां क्या होता है, कहीं पर भी नेबुला लिखा होता है तो उसका मतलब यह होता है कि ये गैसों से भरा गुब्बारा है, ये ठीक है, गैसों से बना है ये। तो अब यहां पे इस नेबुला के पास दो रास्ते हैं। अब ये जो दो रास्ते हैं ये किस चीज पे डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करते हैं मास पे, यानी कि द्रव्यमान पे। अगर इस नेबुला का यानी कि गैस के गुब्बारे का द्रव्यमान बहुत कम होता है तो ये बन जाएगा रेड जाइंट। उसके बाद ये प्लैनेटरी नेबुला बनेगा और लास्ट में ये व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा, यानी कि जिसको बोलते हैं ना श्वेत बौना तारा। अगर इसी नेबुला का यानी कि गैस के गुब्बारे का द्रव्यमान बहुत अधिक है तो ये रेड सुपर जाइंट बनता है, फिर ये सुपरनोवा में कन्वर्ट होगा। अब इसके बाद दो रास्ते निकलेंगे, ये भी डिपेंड करेगा द्रव्यमान पे। यदि अब देखो ये तो ऑलरेडी द्रव्यमान ज्यादा है तभी ये बना है सुपरनोवा। अब सुपरनोवा भी विभक्त होगा
जिसका द्रव्यमान अधिक होगा वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा, और इससे भी ज्यादा जिसका द्रव्यमान होगा वो ब्लैक होल बन जाएगा। हमारा मेन फोकस होना चाहिए न्यूट्रॉन स्टार पे। तो देखिए हुआ क्या, यहां पर ऐसा देखा गया, दो न्यूट्रॉन स्टार थे और ये दोनों न्यूट्रॉन स्टार क्या करा, आपस में ये टकरा गए। जब ये, अब चूंकि न्यूट्रॉन स्टार का मतलब है कि बहुत बड़ा द्रव्यमान है अपने आप में, जब इतने बड़े द्रव्यमान के दो पिंड आपस में टकराए तो इनसे जो बनने वाला पदार्थ था उसकी स्पीड देखी गई, तो उसकी स्पीड जो थी वो लाइट की स्पीड से अधिक थी। कई लोगों को इसका विश्वास नहीं हुआ, तो इसको विश्वास दिलाने के लिए किसका योगदान था, ये GAIA अंतरिक्ष यान का, और दूसरा जो हब्बल टेलीस्कोप है इसका। इन दोनों ने इस चीज के साक्ष्य प्रस्तुत करे कि हां ऐसा हुआ है। वहां से ये न्यूज चर्चा में आ गई। अब थोड़ा सा GAIA के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको लेके जाऊंगा। ऊपर की तरफ आप देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, यहां पर ये बेसिकली एक मिशन है। और ये मिशन किसका है, ये मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। और ये मिशन क्या था, ये मिशन था, आप ये फोटो में देख पा रहे हैं, ये है स्पेसक्राफ्ट। बेसिकली इसको बनाया गया था ताकि हमारी जो आकाश गंगा है हम उसका एक 3D के साथ साथ सटीक मानचित्र बना पाए। ठीक है, कि वो देखने में कैसी है, उसके अंदर और क्या क्या आकृतियां हैं। तो इस वजह से हमने इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया था, इस चीज को ध्यान रखिएगा। वापस लौटते हैं अपने प्रश्न पर। तो यहां पर लिखा हुआ है पहला कथन, यह नासा की वेधशाला, गलत हो जाएगा, नासा का इससे कोई मतलब नहीं है। यहां पर क्या होना चाहिए था, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। मिशन का उद्देश्य सितारे, ग्रह, धूमकेतु, अब ये सारी चीजें ही तो हमारे आकाशगंगा का हिस्सा हैं। तो इसी का क्या करना था, 3D मानचित्र करना था। तो ये कथन एकदम सही हो जाएगा। तो यहां पर दूसरा कथन सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में भारत का राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शंस देखिए, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। यह प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का आर्टिकल है। यहां पर प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू गुजरात के लोथल में ये जो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाया जा रहा है ना, तो इसका एक अवलोकन किया। इस वजह से न्यूज चर्चा में आ गई। हालांकि कई बार आप इस परिसर के बारे में सुन चुके होंगे। बेसिकली इस परिसर का निर्माण इसलिए हो रहा है कि लोथल की जो एक हमारी सांस्कृतिक इतिहास रहा है उसको संरक्षित करा जा सके, उसके बारे में और जागरूकता फैलाई जा सके। प्लस यहां पर एक मनोरंजन का भी एंगल देखा जा रहा है, तो इसका मतलब टूरिज्म की बात भी होगी। तो यहां पर शिक्षा के साथ साथ टूरिज्म, दोनों मुद्दों को इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो यहां पर ऑप्शंस क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखिए, वैश्विक कार्बन चक्र से संबंधित है। यह कथन है आपके सामने, आपको सही कथन का पता लगाना है। मृदा में सभी पौधे और वातावरण की तुलना में अधिक कार्बन होता है। मृदा की स्थिति के आधार पर नाइट्रोजन मृदा के कार्बन पूल को स्थिर या अस्थिर कर सकता है। ऑप्शंस को देखिए और सोचिए कि क्या सही हो सकता है। अब देखिए, हिंदू में यह आर्टिकल निकला है, वहां पर यह बताया गया है कि जो भी चारा करने वाले शाकाहारी पशु होते हैं ना, वो मृदा के अंदर जो कार्बन की स्टेबिलिटी होती है यानी स्थिरता होती है, इसको बहुत लंबे समय तक बनाए रखते हैं। अब आपको पता होना चाहिए, जैसे बात करी जाती है स्थल मंडल की, तो जो मृदा होती है, अब मृदा में दोनों चीजें, अर्थात जैसे पेड़ है, पेड़ पौधा है या कोई जीव जंतु है, ठीक है, तो ये जब मृत हो जाते हैं तो इसी मृदा के अंदर समाहित हो जाते हैं। अब यहां पर जो जीवाणु होते हैं या जो बैक्टीरिया होते हैं, वो जब तक इनका अपघटन नहीं कर देते, यानी कि जटिल कार्बनिक जो पदार्थ है उसको सरल कार्बनिक पदार्थ में कन्वर्ट करके जब उससे कार्बन निकल के यानी कि CO2 निकल के वायुमंडल में नहीं चला जाता, तब तक तो कार्बन मृदा के अंदर ही रहता है ना। तो यहां पर लिखा गया है कि मृदा को भी क्या बोलते हैं, एक टाइप का कार्बन सिंक बोलते हैं। और सबसे ज्यादा कार्बन जो है पेड़ पौधों या जीव जंतुओं की तुलना अगर कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा कार्बन कहां पर मिलेगा आपको, मृदा के अंदर ही मिलेगा। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि जो जीवाणु है वो अपघटन करेंगे तो एक दो दिन में अपघटन हो जाएगा, कई सारा लंबा समय लग जाता है उस पूरी चीज को अपघटित होने में। तब तक ये जो कार्बन रहता है ये मृदा में ही रहता है। तो मृदा भी एक कार्बन सिंक का बहुत अच्छा स्रोत होती है। तो अब जो चरने वाले पशु होते हैं ना, वो उन पे बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि वो इस मृदा की जो कार्बन है उनकी स्थिरता और अस्थिरता। उसी प्रकार से मृदा के अंदर आपको पता है नाइट्रोजन भी होता है, जैसे NPK के बारे में हम पढ़ते हैं ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, तो इसकी भी एक संतुलित मात्रा मृदा में होनी चाहिए। तो नाइट्रोजन जो है वो अगर अधिक होता है या वो कम होता है तो वो भी कार्बन की जो स्थिरता अस्थिरता होती है उसको प्रभावित करता है। अब चलते हैं वापस अपने प्रश्न पर। तो मृदा में सभी पौधों और वातावरण की तुलना में अधिक कार्बन होता है, यह कथन एकदम सही है।
मृदा की स्थिति के आधार पर नाइट्रोजन मृदा के कार्बन पूल को स्थिर या अस्थिर कर सकता है, यह भी सही है। तो यहां पर दोनों कथन सही हो जाएंगे, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। अब देखिए 2019 की प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न आया था, उस पर नजर डाल लेते हैं। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता है। दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली को प्राचीन देशी संस्था थी। मीर बख्शी का पद दिल्ली के खलजी सुल्तानों के शासनकाल के अस्तित्व में आया था। कौन से कथन सही हैं? वीडियो को पॉज कर लीजिए क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताने जा रहा हूं। आप इसको अपने मन से थोड़ा सॉल्व करने की प्रयास करिए। देखिए पहला कथन में आमिल जैसे ही आएगा तो अब इसमें तो आपको कुछ सोचने की आवश्यकता होगी नहीं, स्टैटिक कथन था ये, तो आप समझ गए होंगे। और ये दिल्ली सल्तनत के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ही था, ठीक है। अब इक्ता प्रणाली जो थी वो हमें पता है कि इल्तुतमिश के टाइम पे थी, और इल्तुतमिश जब हम लोग बात करते हैं गुलाम वंश की, तो यहां पर इक्ता प्रणाली की स्थापना गुलाम वंश के द्वारा हो रही है, यानी कि यहां पर देशी संस्था तो वो नहीं है, वो लाई गई है, ठीक है, जो गुलाम वंश था उसके द्वारा। तो ये वाला कथन यहां पर गलत हो जाएगा। मीर बख्शी का पद खिलजी ने नहीं लाया था, वो किसने लाया था? मुगलों ने लाया था। इन्हीं को हम लोग जैसे कमांडर इन चीफ होता है या सेना के जो प्रमुख होते हैं वो पद था ये। तो ये वाला कथन भी गलत हो जाएगा। कौन सा कथन सही है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ए। आज का तथ्य, यहां पे बात हो रही है LCH की, जिसको बोल रहे हैं प्रचंड, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर। किसके द्वारा बनाया गया है? HAL के द्वारा। देखिए ऐसी जरूरत महसूस हुई थी कारगिल वॉर के दौरान। जब आपने देखा होगा तो कारगिल को कभी आप मानचित्र वगैरह में देखेंगे, फोटोज में देखेंगे, तो वहां की स्थलाकृतियां बड़ी विषम परिस्थितियां हैं। वहां पर बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ों की ऊंची चोटियां हैं, फिर एकदम से समतल मैदान है, फिर ऐसे ऊंची चोटियां हैं। तो ऐसी स्थितियों में अगर दुश्मन से लड़ाई करनी है तो हमारे पास लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स होने चाहिए, और वो भी कैसे? हल्के। क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता है ना, यहां पर जब दो पहाड़ियां होती है उसके बीच में होती है खाई, तो वहां पर आपको निकालने में आसानी हो। भारी हेलीकॉप्टर को इधर उधर झटके से मोड़ना इतना आसान होता नहीं है। हल्का हेलीकॉप्टर होगा तो वो पतली संकरी खाइयों में होता हुआ, अगर कोई यू आकार का या वी आकार का भी मोड़ है ना, तो उसमें आसानी से उसको मैनूवर करा जा सकता है। इस वजह से इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता थी भारतीय वायुसेना को। तो यही हेलीकॉप्टर का निर्माण HAL के द्वारा करा गया है। एक बार मैं आपको इसकी फोटो दिखाता हूं। यह है प्रचंड, ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिए। अब जैसे इसमें आप ये चीज यहां पर लगी देख रहे हो, तो इसको बोलते हैं M621 कैनन। ये यहां पर एक बंदूक लगी हुई है। जैसे आतंकवादी इसके जस्ट सामने आ जाते हैं तो वहां पर भी फायर करने के पास इसका ऑप्शन है। जरूरी नहीं कि यहां से ही फायर हो, तो यहां से सटीकता से फायर हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है ये मूव हो सकती है। अगर मान लीजिए ये सामने जैसे इस चित्र में दिखाऊं तो यहां पर ये गन लगी हुई है, तो ये इस तरफ इस तरफ इस डायरेक्शन में मूव हो सकती है पूरा। तो जिससे कि कहीं पर भी कोई अगर दुश्मन है तो ये वॉर मार कर सकता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर आप ये चीज देख पा रहे हो, यहां पर नंबरिंग कर देता हूं। तो जो आप ये है ना सेकंड नंबर जिसको दिया है, यहां पर क्या लगे हुए हैं? यहां पर लगे हुए हैं ये है लेजर गाइडेड मिसाइल्स हैं यहां पर। दूसरा ये जो नंबर 1 वाली स्थिति थी, यहां पर क्या है? ये एयर टू एयर जो मिसाइल्स होती हैं ये उनके लिए है, बेसिकली जो मिस्टल मिसाइल्स होती हैं, तो इनको भी ये लेके चल सकता है। तो ये हमारे वायुसेना के लिए, और बात करी जाए भारतीय सेना के लिए, एक बहुत अच्छा संसाधन हमने उत्पन्न कर लिया है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाला, ऐसा बोला जा रहा है कि दुनिया का एकमात्र ये हल्का वजन का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। हल्का है मतलब 5500 से लेकर और 5800 तक, ठीक है, केजी तक इसका जो वजन है। तो इस वजह से इसको LCH का नाम दिया गया है। 2 इंजन का प्रयोग होता है और हमने इसको फ्रांस के साथ ही निर्माण करा। इंजन की बात कर रहे हैं यहां पे, ठीक है। तो इतनी चीजों को याद रखिएगा। तो आज के सत्र में बस इतना ही रखते हैं। मैं आशा करता हूं आज का सत्र आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले सत्र में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।